मेंस के लिए देखो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो, और नोट्स बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझो आपको वास्तव में आंसर राइटिंग करनी कैसे है। जैसे कि ये ऐसा पेज आपको मिलेगा, ये आप स्टॉल से खरीद भी लेना, यूपीएससी की कॉपी होती है। अब इसमें आपको अपना आंसर लिखना है, वही वहाँ चेकर के सामने जाएगा। आप ना खुद जाओगे ना अपनी दलीलें दोगे, बस इतने में जितना लिख लिया आपने वही आपका भविष्य तय कर देगा। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है इंट्रो और लास्ट में आता है पेपर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता जिसने समझ ली उसके मार्क्स मेंस में एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। जब आप शुरुआत अच्छी कर देते हो तो आगे आप कुछ लिख पाओ ना लिख पाओ, एक थोड़ा सा रहता है चक्कर के अंदर कि हाँ इसको पता है, बात पता है। और वे फॉरवर्ड वहाँ होता है जहाँ पर लास्ट में वो अपना माइंड बना रहा होता है कि कितने नंबर देने हैं, वो माइंड मेकअप जहाँ हो रहा होता है वो एंड होता है वे फॉरवर्ड। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार रखना है। और बीच में आएगी बॉडी, और इसमें आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें जितना भी जो कुछ भी सेगमेंट पूछा गया है हर एक को एड्रेस करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स जो स्टेप मार्किंग होती है उसमें बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ना आना चाहिए आपको। मेंस का क्वेश्चन 3 से 4 भागों में आसानी से डिवाइड हो जाता है, और आपको बॉडी में उन सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना जरूरी है। तो बॉडी इस तरह से तैयार होगी। क्या एक अगर ओवरऑल देखें ऊपर से तो इसमें एक प्रो रहता है, एक कॉन्स, एक चैलेंजेस, और कई बार जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। ये बॉडी में इससे अलग क्या ही आएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछेगा कोई घटना मान लो दे दी, इतिहास गवाह है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, और हमारी सरकार क्या कर रही है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बोल सकते हैं, एक टेम्पलेट बन गया कि हमारे मेंस के आंसर ऐसे लिखे जाने हैं। अब हम अपने नोट्स को इन आंसर्स के हिसाब से कैसे बनाएं, ये जरूरी है। वो जो 4 महीने का टाइम है ना जिसमें जीएस कंप्लीट करना है, उसमें बस इसी टेम्पलेट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग में सबसे पहले क्या करो कि आप टॉपिक लो। टॉपिक कहाँ से लोगे, वो सिलेबस से लोगे। आपने सिलेबस से टॉपिक लिया और उसको ऊपर ऐसे हेडिंग में लगा लिया, ये हो गया आपका मेन टॉपिक सिलेबस का। अब यहाँ क्या करना है कि आपको इंट्रो के लिए कम से कम 5 पॉइंट्स तैयार करने हैं। अब ये 5 पॉइंट्स क्या होंगे, ये कोई डाटा हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है। जैसे मान लो कि जल प्रबंधन एक विषय है, अब उस जल प्रबंधन के लिए आप इंट्रो में क्या क्या लगा सकते हो। एक नीति आयोग की कंपोजिट वाटर इंडेक्स है, उसका यहाँ यूज कर सकते हो। आप देख लो यूएनओ का या यूनेप का कोई डाटा हो वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो हर टॉपिक में अब जैसे जो सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसमें आप क्या करोगे कि आपने मान लो ट्रांसजेंडर टॉपिक लिया या फिर बच्चों का टॉपिक लिया, चिल्ड्रन। अब आप उसमें इंट्रो के कोई 5 वैरायटी से, एक जैसे नहीं 5 चीजें अलग अलग तैयार कर लो अपनी, जो आपकी भूमिका होगी। ये हो गई एक डाटा की बात। डाटा के अलावा कभी कभी हम लोग इंट्रो में डेफिनेशंस भी यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि आपसे पूछा गया बच्चों की वल्नरेबिलिटी के बारे में, अब वहाँ बच्चों की डेफिनेशन तो दोगे नहीं। ये बात समझो कि डेफिनेशन कौन से क्वेश्चन में लगानी है। मान लो रोशनी तरंगों पर एक प्रश्न आया है, तो वहाँ आप शुरुआत कर सकते हो डेफिनेशन के साथ, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें हो सकती है कोई अच्छा एग्जाम्पल, वो भी कई बार अगर आप इंट्रो में यूज कर लेते हो तो अच्छा इंपैक्ट जाता है। जैसे मान लो कि तुलसी गौड़ा जी का एक एग्जाम्पल आपने लिया, पर्यावरण की बात आ रही है तो आपने उनसे रिलेट करके इंट्रो लिख दिया। ये भी आपने जो एथिक्स के लिए एग्जाम्पल्स तैयार किए होंगे वो यहाँ सीधे सीधे यूज हो जाएंगे। और जब आपका इंट्रो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होगा तो नंबर अपने आप मिलेंगे। 400 को पार करना है जीएस में, तो इतना ध्यान रखो कि इंट्रो की तैयारी अच्छे से करके जाओ। तो सारा, चाहे जीएस 1 हो, चाहे जीएस 3 हो, चाहे जीएस 4 हो, ये टेम्पलेट हर जगह यूज होगा। आपको 4 महीने में बस यही करना है, सिलेबस पकड़ना है, टॉपिक्स उठाने हैं, और टॉपिक्स उठा करके उन पर इस तरह से नोट्स मेकिंग करनी है। उसके बाद आएगा इंट्रो के बाद बॉडी, और फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड को कैसे तैयार करना है, यहाँ भी सेम रखना है, 5 पॉइंट्स तैयार रखो। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अगर कुछ चल रही है, मान लो शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न आया, तो उसमें आप नीदरलैंड का जो एजुकेशन मॉडल है उसको लगा दो। यूएसए में अगर कुछ चल रहा है उसको लगा दो। तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को वे फॉरवर्ड में लगाया जा सकता है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनसे वे फॉरवर्ड में आप कुछ नहीं आ रहा है तो वो 17 रट के जाओ। मेरे वो 17 रटे हुए थे, और वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोगों के कहीं ना कहीं जुड़े जाते हैं। हर जो हमारे टॉपिक्स है ना सिलेबस के, उसमें जुड़े ही जाते हैं। तो ये कोशिश करो कि वे फॉरवर्ड में वहां से आप रिलेट कर दो जब कुछ नहीं आ रहा है। उसके अलावा वे फॉरवर्ड में पेस्टल का भी यूज कर सकते हो। पेस्टल क्या होता है, जब आपको कोई इनोवेटिव सोल्यूशन देना हो, क्योंकि वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम लोग आगे किस तरह से आशावादिता के साथ कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो उसके लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको आ रहा है वो वहां जोड़ करके आप अच्छा सोल्यूशन लिख लो। एक ये तरीका हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड कोशिश करो कि बहुत आशावादी हो। अब कुछ बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए मेंस में जहां वे फॉरवर्ड ऐसा ना बन रहा हो तो अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है वे फॉरवर्ड आपका अच्छा इनोवेटिव बन जाएगा अगर आप इन फ्रेमवर्क्स को रखोगे। एक फ्रेमवर्क और मेरा था, वो मध्यम मार्ग का था। जब कुछ ना आ रहा हो तो हाइब्रिड अप्रोच या फिर मध्यम मार्ग, उसको भी यहाँ पर लिख लो, हाइब्रिड अप्रोच। कई बार 2-3 चीजों के बीच में
विरोधाभास होता है और स्थितियां उनका सोल्यूशन निकालना कठिन होता है, तो उस समय ये मध्यम मार्ग काम आता है। तो ये हमारे वे फॉरवर्ड के हो गए। इंट्रो 5 तैयार करके रखो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, जहां से भी जो भी डाटा निकल रहा है निकाल के इंट्रो तैयार करो। अब हम लोग बॉडी में आते हैं। तो जब आप कोई भी टॉपिक लोगे तो उसके एस्पेक्ट सोचो क्या क्या हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे करके सोच सकते हो। नहीं तो प्रो, कॉन्स, चैलेंजेस, ये जो टेम्पलेट था इस हिसाब से सोच सकते हो। जितने ज्यादा एस्पेक्ट्स हो सके उन सबको बॉडी में कवर करें। तो ये आपका 5 पेज का मान लो नोट तैयार हो गया। उसमें आधे पेज में आपका इंट्रो तैयार हो गया, एक पेज में वे फॉरवर्ड, और बीच में जितने भी एस्पेक्ट्स वो टॉपिक कवर कर सकता है उन सबको आपने एड्रेस करते हुए अपने नोट्स में ले लिया। अब क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके सामने ये 5 पेज एक टॉपिक के रखे होंगे। आपको कहीं नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं ढूंढने जाना है, बस इन्हीं 5 पेजेस को आप दोहरा लोगे। और ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। मान लो आप 3 साल बाद भी देने जा रहे हो मेंस, लेकिन ये कभी बर्बाद नहीं होगा आपका। ज्यादा से ज्यादा ये होगा डाटा में थोड़ा चेंज हो गया, नहीं तो अब वाटर क्राइसिस में अगर चैलेंजेस हैं, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो बदल थोड़ी ना जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 पॉइंट उसमें जुड़ जाएगा। तो ये मत सोचो कि प्री हो जाएगा उसके बाद मेंस के लिए नोट्स मेकिंग करेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ नहीं। आप अभी से ये नोट्स मेकिंग तैयार रखो। अब इसका एक और फायदा देखो, जब आपने यहाँ पर इस तरह से नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाए, तो जब आपको आंसर लिखना होगा ना एग्जाम हॉल में, तो तुरंत आपकी जो मसल मेमोरी होती है हाथ की, वो आपको हेल्प करेगी दोबारा उस चीज को लिखने में। टाइम कम लगेगा और बहुत जल्दी आपको याद आ जाएगा कि लिखना क्या क्या है। तो ये नोट्स मेकिंग मेंस के लिए वरदान है। आप इस स्ट्रैटेजी में अपने हिसाब से चेंज करना चाहो कर लो, लेकिन प्लीज नोट्स बनाने से मत बचो। इससे राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। अब एक चीज इसमें और देखते हैं, ये इंट्रो, बॉडी और वे फॉरवर्ड के अलावा हम लोग चौथी चीज इसमें लेते हैं, और वो चौथी चीज है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट। जब आप बॉडी के नोट्स बना रहे हो तो ये कोशिश करो कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज करो। देखो, कोई प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, तो उसका फ्लो चार्ट बहुत आसानी से बन जाता है। जो विशियस साइकिल होते हैं, जैसे गरीबी का दुष्चक्र हो गया, कुपोषण का दुष्चक्र हो गया, उसके फ्लो चार्ट्स बहुत आसानी से बनते हैं। आप 3 लाइन 4 लाइन ऐसे लिख रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है, जो चेकर है उसको समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है। तो जब आप फ्लो चार्ट्स का यूज करोगे तो बहुत आसानी से चेकर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और जब आप उन फिगर्स को, फ्लो चार्ट्स को अपने नोट्स में बनाते रहोगे तो वो आपके लिए मेन एग्जाम में सहजता भी हो जाएगी, आसानी से बनाना आसान होगा। कई बार ऐसा होता है आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए और वहाँ मेंस में अब वर्ड मैप बनाने बैठ गए, पेंसिल से बनाया, 3 बार बिगाड़ा, तो आप रेस से बाहर हो। फिर आप मेंस में रेस में हो ही नहीं। विद इन सेकेंड्स वर्ल्ड का मैप बन जाना चाहिए, विद इन सेकेंड्स इंडिया का मैप, विद इन सेकेंड्स जो भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तुरंत बन जाना चाहिए। और इसके लिए पहले से जब आपके नोट्स में सब कुछ होगा तो वहाँ बहुत आसान पड़ेगा। तो आप ये 4 महीने रगड़ के मेहनत कर लो, मेंस में 400 प्लस पक्का है। ये 4 महीने जिसने ईमानदारी से नोट्स मेकिंग कर ली, ये सिर्फ नोट्स मेकिंग नहीं है, ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है। और ये ऐसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप अपना बेस्ट लिख रहे हो, एक मॉडल आंसर लिख रहे हो। वो मॉडल आंसर आप जब एग्जाम हॉल में लिखने जाओगे हो सकता है राइटिंग थोड़ी खराब हो जाए, लेकिन जब आपने बहुत अच्छे से टाइम देकर के उसको एक जगह लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके मेंस के आंसर्स में वो सुधार दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों की मेंस की स्ट्रैटेजी हो गई। मेंस की स्ट्रैटेजी में एक बात और आप नोट्स करके लिख लो अपने में, वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये क्या है कि जब आप एक टॉपिक को तैयार कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ GS3 का एक टॉपिक मेरा तैयार हुआ है। उस टॉपिक के पॉइंट्स को आप थोड़ी स्मार्टनेस के साथ और कहाँ यूज कर सकते हो वो अभ्यास करो। आपने अगर वाटर इंडेक्स की बात कहीं पर की तो उसको आप कृषि में कैसे यूज करोगे ये सोचो। कहीं साइंस टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, उसमें आप वाटर इंडेक्स के किसी डाटा को कैसे लगा दोगे वो सोचो। जब आप ये इंटरचेंजेबल अप्रोचेस अपनाओगे, चीजों को इंटीग्रेट करना सीखोगे, क्योंकि देखो जब आप जिले पे गए हो, काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शिक्षा विभाग देखना है। आप सुबह उठोगे, आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फोन आ रहा है, शिक्षा की तरफ से फोन आ रहा है, कहीं कोई आपदा हो गई उधर से भी फोन आ रहा है। आपको बहुत ही एक जनरलाइज्ड वे में सब चीजों को देखना है। उसके लिए ये जरूरी है कि अभी से अप्रोच रखो कि कहीं कोई सीमा नहीं है, हर जगह आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करते रहो, और उससे ये होगा कि कम मेहनत में आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कम मेहनत में स्मार्टनेस के साथ चीजों को अलग अलग जगह पर यूज करना होगा, ये करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरा GS1 का आंसर था, अगर सोसाइटी का कोई टॉपिक पूछा गया है और मुझे लग रहा है कि वहां पर कोई केस स्टडी ऐसी आ सकती है जो मैंने GS4 में तैयार की है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको बॉक्स बना करके GS1 में भी लिखा। तो ये कभी मत सोचो कि चीजें बिल्कुल बटी हुई हैं। स्मार्टनेस को बहुत अच्छे से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ मेंस में यूज करो। बाकी सब कुछ हो गया है। मॉक लिखना